हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज मैथ की सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजगणित का अर्थ, आवश्यकता एवं भाग। बीजगणित के संकेत, सर्वसमीका तथा समीकरण, बीजीय व्यंजक जिसमें हम एकपदी, द्विपदी और बहुपदी व्यंजक के बारे में जानेंगे, सजातीय एवं विजातीय पद, गुणांक एवं गुणनखंड, कोष्ठकों का उपयोग एवं सरलीकरण, बीजीय भिन्नों का सरलीकरण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बीजगणित। बीजगणित को इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। ये जो अलजेब्रा वर्ड है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ये जो अलजेब्रा वर्ड है, इसको लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है पक्षांतर। लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है पक्षांतर। मतलब अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हैं या कुछ भी दिया तो बराबर, जैसे बराबर लगा है, ये मान लिया कोई भी सिंबल यहाँ पे हो, तो इसके इधर उधर मतलब संख्याओं का हेर फेर करना ही पक्षांतर कहलाता है। मतलब बराबर के इधर संख्याएं लाएं या उधर ले जाएं, वही क्या कहलाता है? पक्षांतर कहलाता है। बीजगणित की आवश्यकताएं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? बीजगणित की आवश्यकताएं, जैसे मान लिया हमारे पास कह दिया जाए हमारे पास 4 आम है, कह दिया जाए हमारे पास 4 आम है, तो हम इसको संख्या से डिनोट कर, संख्या से लिख सकते हैं। मतलब एक नंबर लिख सकते हैं कि हाँ हमारे पास 4 आम है। लेकिन अगर बोल दिया जाए हमारे पास कुछ आम है, हमारे पास कुछ आम है, तो हम यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें कोई चर राशि का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे x हो या y हो या z हो या ABCD कुछ भी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है बोल दिया जाए कि 4 आम है, तब तो हम संख्या से प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कुछ आम है, तो ऐसी कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए ही बीजगणित का उपयोग किया गया। मतलब ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ही हमें बीजगणित की आवश्यकता पड़ी। बीजगणित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम बीज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बीज। बीजगणित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बीज कहते हैं। बीजगणित को अंकगणित का व्यापक स्वरूप माना गया है। बीजगणित को अंकगणित का व्यापक स्वरूप माना गया है। अगर पूछा जाए कि बीजगणित की डिफिनीशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि बीजगणित गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अंकों के साथ साथ बीजों का भी प्रयोग करते हैं। बीज, इनको हम चर कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर का मतलब जो हमारे पास x, y, z, ABCD कुछ भी, जितने भी ये अक्षर हैं, x, y, z, ABCD, EFG जो भी है, इनको हम सबको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो बीजगणित क्या हो गए? बीजगणित गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसमें संख्याओं या राशियों को प्रदर्शित करने के लिए अंकों के साथ साथ चरों का भी प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। अब इसके भाग क्या हैं? अब इसके भाग कितने हैं ये देखते हैं। अब देखते हैं इसके भाग। तो बीजगणित को क्वेश्चंस के आधार पर सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सर्वसमीका, नंबर 2 समीकरण, नंबर 3 असमीका। मतलब बीजगणित का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा, वो क्वेश्चन या तो एक सर्वसमीका पर आधारित होगा, या तो एक समीकरण पर आधारित होगा, या तो एक असमीका पर आधारित होगा। बीजगणित का कोई भी क्वेश्चन हो वो या तो सर्वसमीका पर आधारित होगा, या तो समीकरण पर आधारित होगा, या तो असमीका पर आधारित होगा। और हमारे सिलेबस में जो हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें असमीका का कोई रोल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सर्वसमीका की। सर्वसमीका जो है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी कंडीशन दी हो, a ब्रैकेट a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से a ब्रैकेट a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसमें क्या है, अगर हम a की वैल्यू कुछ भी रख दें, a की वैल्यू कुछ भी रख दें और b की वैल्यू कुछ भी रख दें, जैसे मान लिया a की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखी, b की वैल्यू भी 1 रख दी, तो क्या हुआ, a का मान रखा 1, 1 प्लस 1 इधर भी रख रहे हैं,
1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1। इधर वाला देखा तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। इक्वल, दोनों साइड इक्वल आ गई। ऐसे हम यहां पे क्या करते हैं, इस बार अगली बार क्या करेंगे, एक्स ए बराबर 2 बी बराबर 2 रख के देखेंगे, या ए बराबर 1 बी बराबर 2। तो हम रख रहे हैं ए बराबर 1 और बी बराबर 2। तो ए के स्थान पे 1 रखा, ए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने रखी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 2। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। तो 3 बन जा 3 इज इक्वल 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। इस कंडीशन में भी यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों साइडें क्या हो रही हैं, समान आ रही हैं। मतलब क्या हुआ कि जो सर्व समीका है उसमें उसके चर का मान कुछ भी रख दिया जाए, जो सर्व समीका है उसमें उसके चर का मान कुछ भी रख दिया जाए, तो हर कंडीशन में LHS और RHS की वैल्यू हमेशा समान रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि हर कंडीशन के लिए LHS और RHS समान आ रहे हैं तो वह एक सर्व समीका होगी। अगर कभी ऐसी कंडीशन बन रही है कि हर कंडीशन के लिए LHS और RHS समान आ रहे हैं, मतलब कोई भी वैल्यू रख दी जाए, उसके चर की वैल्यू कुछ भी रख दी जाए और वो LHS और RHS हमेशा समान आ रहे हैं, तो वो जो है एक सर्व समीका होगी। एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास जितने भी a प्लस बी का होल स्क्वायर या इसमें जितने भी फार्मूले हैं, सर्व समीका, वो बीज गणित में जो भी फार्मूले हैं वो सब एक सर्व समीका पर ही आधारित हैं, वो सब सर्व समीका हैं। जितने भी फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, कोई भी फार्मूला वो सब सर्व समीका है। जिस ऐसे कोई भी फार्मूले जिनमें हमारे LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएं, वो हमारी क्या होगी, सर्व समीका होगी। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण। तो समीकरण क्या है, समीकरण जो है, जैसे हमारे पास मान लिया कोई संख्या दी है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर हम यहाँ पे x के स्थान पे 2 रख दें, x के स्थान पे 2 रख दें, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 बराबर 3। यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और इधर 3। ये दोनों कंडीशन आपस में, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में क्या है, जब मान लिया कोई एक वैल्यू रखने पर बराबर आ रहा है लेकिन दूसरी वैल्यू रखने पर बराबर नहीं आ रहा, मतलब प्रत्येक मान के x के प्रत्येक मान के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण। समीकरण में जो है प्रत्येक मान के लिए वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। जितनी भी समीकरणें होंगी उसमें प्रत्येक मान के लिए वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब संतुष्ट नहीं होगी। मतलब LHL और RHL हर मान के लिए, LHS और RHS हर मान के लिए बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, समीकरण। मतलब अगर बराबर हो जाए, मतलब हर मान के लिए LHS और RHS बराबर हो, तो वो एक सर्व समीका हो जाएगा। और अगर हर मान के लिए, मतलब एक जैसे जो चर राशि दी है उसका कोई भी मान रख दें और LHS और RHS अगर बराबर नहीं आ रहे, तो वो एक समीकरण होगी। और असमीका के बारे में भी एक हल्की झलक डाल लेते हैं। असमीका, असमीका में क्या होता है, जिसमें बराबर के स्थान पे या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, या ग्रेटर देन आर इक्वल होगा, या तो लेस देन आर इक्वल होगा। तो जिनमें ऐसी कंडीशन बन रही है उसको हम असमीका कहते हैं। ठीक है, बस इतना जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखते हैं बीजगणित के संकेत। बीजगणित के संकेतों को भी सिर्फ 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बीजगणित के संकेतों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मतलब नंबर 1 है संख्या सूचक,
नंबर 2 है क्रिया सूचक, और नंबर 3 है संबंध सूचक। बीज गणित के संकेतों को सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 संख्या सूचक, नंबर 2 क्रिया सूचक, और नंबर 3 संबंध सूचक। संख्या सूचक मतलब जितने भी हमारे पास चर और अचर राशियां हैं, जितनी भी हमारी चर और अचर राशियां हैं वो सब संख्या सूचक संकेतों में आती हैं। जितनी भी हमारी चर और अचर राशियां हैं वो सब संख्या सूचक संकेतों में आती हैं। और क्रिया सूचक संकेत जो हमारा प्लस, माइनस, गुणा, भाग, प्लस माइनस गुणा भाग, और ये सिग्मा वगैरह हो गए जिनका मतलब योग हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर, तो ये सब जो संकेत हैं ये सब हमारे क्रिया सूचक संकेत में आते हैं। प्लस माइनस गुणा भाग सिग्मा स्क्वायर और जो भी इस टाइप के जो सब मतलब एक तरीके से जिनका गुणा भाग या करके जो भी है, ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं, क्रिया सूचक संकेत में आते हैं। संबंध सूचक संकेत, संबंध सूचक संकेत कौन कौन से हो गए, इक्वल हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, ठीक है। तो ये जो भी हैं ये सब हमारे किस में आते हैं, संबंध सूचक। मतलब संबंध, इसका मतलब क्या हो गया, जो दो व्यंजकों के बीच, दो व्यंजकों के बीच संबंध दिखाएं। संबंध सूचक कौन कौन से, संबंध सूचक का मतलब हो गया जो दो व्यंजकों के बीच संबंध दिखाएं, और संबंध दिखाने के लिए यही है, भाग हो गया, बराबर हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल हो गया, और लेस देन आर इक्वल। तो ये सब हमारे संकेत क्या है, संबंध सूचक हैं। और जो क्रिया सूचक जो क्रिया करें, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर, ठीक है, ये सब क्या हो गए, क्रिया सूचक हो गए। और संख्या सूचक मतलब संख्या सूचक हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, चर और अचर, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक क्या है, बीजी व्यंजक जो है, जैसे मान लिया हमारे पास कुछ चर राशियां हैं और कुछ अचर राशियां, मतलब जो है चर राशियों और अचर राशियों का ऐसा संग्रह जो प्लस माइनस गुणा और भाग चिन्हों द्वारा बना हो। जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक चर राशि हो गई x, कोई एक चर राशि x हो गई। अब हमने क्या किया, इसमें +1 कर दिया। कोई एक चर राशि x थी, इसमें +1 कर दिया, मतलब अब इसमें क्या क्या हो गया, एक तो अचर हो गया, वो सॉरी चर हो गया, अचर हो गया, और एक चिन्ह हो गया। तो ये हमारा एक क्या है, व्यंजक है, ये एक व्यंजक है। मतलब सीधी सी बात हुई कि चर और अचर राशियों का ऐसा संग्रह, चर और अचर राशियों का ऐसा संग्रह जो प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्हों से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। जैसे x, x भी हमारा एक व्यंजक है, x भी एक व्यंजक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई जब किसी संख्या का कोई गुणांक नहीं होता है तो उसका गुणांक होता है 1, उसका गुणांक क्या होता है 1, और ये 1 इसके क्या है, गुणा में है, ये 1 इसकी गुणा में है, इसलिए x भी एक व्यंजक है, y भी एक व्यंजक है, एक्स स्क्वायर भी एक व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी एक व्यंजक है। तो जितने भी इस टाइप के होंगे ये सब हमारे क्या हैं, व्यंजक हैं। लेकिन अगर हम इसके बराबर में कुछ लिख दें तो ये एक समीकरण बन जाता है, तब ये एक व्यंजक नहीं रहता, ठीक है। तो बीजी व्यंजक क्या है, मतलब अचर और चर राशियों का ऐसा संग्रह जो प्लस और माइनस के चिन्हों से, प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्हों से बना हो, उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, ठीक है। व्यंजक जो है, व्यंजक को 3 कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1 एक पदीय, नंबर 2 द्विपदीय, और नंबर 3 बहुपदीय। ठीक है, व्यंजक को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। मतलब एक पदी व्यंजक का मतलब हो गया कि जिसमें केवल और केवल एक पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल और केवल एक पद हो, जैसे x हो गया, या 2x हो गया, 3x हो गया, इस टाइप के, या 2y हो गया, मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें केवल और केवल एक पद हो,
पद जो है प्लस और माइनस से ही बनते हैं, याद रखना, पद जो है प्लस और माइनस चिन्ह से ही बनते हैं, गुणा और भाग से पद नहीं बनते। ठीक है, जहां पे पद बनेंगे वो सिर्फ प्लस और माइनस से ही बनेंगे, गुणा और भाग से पद नहीं बनते। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो 2 गुणे 3 ऐसे नहीं, जैसे हमारे पास लिखा हो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास लिखा हो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसमें पदों की संख्या पूछी जाए तो हमारा क्या, अगर देखने वाले को लगेगा कि एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, लेकिन ये गलत है। हमारे पास इसमें पदों की संख्या सिर्फ कितनी है, एक तो ये पद हो गया, क्योंकि प्लस बीच में यहां पे लगा है, एक पूरा पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो 2 इंटू एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 2x, 2 इंटू एक्स जो था इसको हम लिख सकते हैं 2x, बीच में प्लस लगा था, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते थे 3x स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पदों की संख्या सिर्फ कितनी हुई, 1 और 2। तो याद रखना, पद जो है प्लस और माइनस सिंबल से ही प्रदर्शित की, मतलब पद जो है, पदों का विभाजन जो है प्लस और माइनस सिंबल से ही होता है, गुणा और भाग का उसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये हो गया एक पद। द्विपद, ऐसे व्यंजक जिनमें अधिक से अधिक 2 पद हो और कम से कम भी 2 पद हो। ऐसे व्यंजक जिसमें कम से कम या अधिक से, मतलब केवल और केवल 2 पद हो, उसे क्या कहेंगे, द्विपदी व्यंजक कहेंगे। जैसे मान लिया 3x प्लस 2, यह भी हमारा द्विपदी व्यंजक है। 3x स्क्वायर प्लस 2, यह भी द्विपदी व्यंजक है। x स्क्वायर प्लस x, यह भी क्या है, द्विपदी व्यंजक है। ऐसे व्यंजक जिसमें केवल और केवल 2 पद हो उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। बहुपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक ऐसे व्यंजक जिनमें 2 से अधिक पद हो, ऐसे व्यंजक जिनमें 2 से अधिक पद हो उन्हें बहुपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे इसमें 1 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो, या कुछ भी जोड़ दो, इसमें भी कितने पद हो गए, 3 हो गए। इसमें हम और जोड़ सकते हैं, यह भी एक क्या हो गया, बहुपदी व्यंजक है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक पद हैं, बहुपदी व्यंजक। ठीक है, मतलब ऐसे व्यंजक जिसमें 2 से अधिक पद हो उसे हम बहुपदी व्यंजक कहेंगे। अब बात आती है सजाती और विजाती की। सजातीय और विजातीय पद, सजातीय और विजातीय पद। अब देखते हैं सजातीय पद। सजातीय पद क्या है, सजातीय पद का मतलब हो गया समान जाति से, समान जाति वाले। समान जाति वाले का मतलब हो गया, जैसे अगर हम किसी कहीं पर x की बात करने लगे, कहीं पर x की बात करने लगे, तो इसका मतलब 2x, 3x, x, 4x, ये सब क्या होंगे, सजातीय पद होंगे, क्योंकि इनमें बात हो रही है सब में x की, इनमें सब में x की बात हो रही है। संख्या से, मतलब संख्या का मतलब यहाँ पे गुणांक, जो x का गुणांक है, गुणांकों से हमें कोई मतलब नहीं रहता, गुणांकों से हमें कोई मतलब नहीं रहता, हमें मतलब रहता है सिर्फ और सिर्फ चर राशि से, हमें मतलब रहता है सिर्फ और सिर्फ चर राशि से। अगर हम x की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है जो भी पद बने हो वो सब, वो क्या होने चाहिए, x से ही बने होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सजातीय पद का मतलब इतने जो भी हैं ये सब हमारे क्या हो गए, सजातीय पद हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर देते 2x स्क्वायर की, अगर हम इसी में शामिल कर देते 2x स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर जो है सजातीय पद नहीं है, क्योंकि यहां बात हो रही थी x की और इसने बात कर दी x स्क्वायर की। अगर इसी के स्थान पे हम कर देते y, अगर हम इसी में y शामिल कर देते तो y भी इन सब का सजातीय नहीं है, y भी इन पदों का सजातीय पद नहीं है, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी x की और ये लेकर चला आया y। तो अगर यहाँ पे सजातीय पदों की बात हो तो ये 4 पद जो है सजातीय हो गए, ये भी अलग विजातीय हो गया, ये भी विजातीय हो गया। ठीक है, मतलब समान जाति वाले पदों को सजातीय पद और असमान जाति वाले पदों को, मतलब जिनकी जाति अलग अलग हो, उन्हें हम कहते हैं विजातीय पद। जैसे हमारे पास होता 2x प्लस y या 3y, इसका मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 3y जो है विजातीय पद हो गए।
और एक चीज सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब अगर पूछ दे सजातीय पद की डिफिनीशन बताइए, तो सजातीय पद की डिफिनीशन हम क्या बताएंगे कि ऐसे पद जिनके चर और घातें समान हो, ऐसे पद जिनकी चर और घातें समान हो। जैसे यहां पे था चर भी समान था, चर मतलब जो है एक्स, ये इसमें भी एक्स था, इसमें भी एक्स था, इसमें भी एक्स था और इसमें भी एक्स था। जैसे फिर से एक बार लिख देते हैं, क्या था, एक्स, 2x, 3x, 4x, ये सब क्या है, सजातीय पद है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x, इसकी भी पावर 1 है, 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 क्योंकि जहां पर कोई पावर नहीं होती वहां पर कितनी होती है, 1। तो क्या है, डिफिनीशन पूछी जाए तो क्या बताएंगे, ऐसे पद जिनकी घातें और चर समान हो उन्हें क्या कहेंगे, सजातीय पद कहेंगे। और विजातीय पद का मतलब हो गया ऐसे पद जिनकी घातें और चर समान ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, विजातीय पद कहेंगे। ऐसे पद जिनकी घातें और चर समान ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, विजातीय पद कहेंगे। और एक चीज, सजातीय पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। सजातीय पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। सजातीय पदों को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे देख लें 2x प्लस 3x दिया है, 2x प्लस 3x दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में x कॉमन है, या ऐसे देख लें जो अगर सजातीय हैं ये दोनों, ये भी और ये दोनों समान जाति के हैं, सेम जाति है, तो हम क्या करेंगे, जो इनके गुणांक हैं, जो सजातीय पद होते हैं उनके गुणांकों को जोड़ा और घटाया जाता है। जैसे इसमें यहाँ पे 2x प्लस 3x, ये 2x प्लस 3x दिया था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, बीच में सिंबल किसका लगा, प्लस का, इसका मतलब 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5, और x ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। मतलब 2x और 3x को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 5x। ऐसे अगर 5x माइनस x किया जाएगा, 5x माइनस x किया जाएगा तो क्या है, यहां पे क्या है, गुणांक 5 है, और जब जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका गुणांक क्या होता है, 1। यहां पे गुणांक 5 है, यहां पे 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, आगे x ऐसे। ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर किया जाता, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अगर करना पड़ता तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, क्योंकि ये सजाती है, यहां भी x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर सजाती हो गए, तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, अब दोनों को घटाया जाता तो 2 माइनस 3 करते, क्या करते, 2 माइनस 3, तो हमारे पास निकल के आता माइनस का 1, आगे x स्क्वायर ऐसे ही रख देते, मतलब इसको लिख सकते थे माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि 1 गुणांक में जब होता है तो उसे लिखा नहीं जाता, किसी के गुणांक में जब 1 होता है तो उसको मतलब गुणांक को लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन है, मतलब कोई व्यंजक दिया है कुछ भी, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4y प्लस 4, ये दिया है। अब कह रहा है इसको थोड़ा सरल कीजिए, क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सरल कीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये पहले अब छाटेंगे इसमें सजातीय कौन है और विजातीय कौन है। तो सजातीय पद एक तो ये हो गया और ये दोनों हमारे पद कैसे हो गए, सजातीय। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x दिया, यहाँ पे प्लस का 5x, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 5x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 3 प्लस 5 को हम जोड़ सकते हैं, 3 प्लस 5 को मतलब 3 और 5 को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8, आगे x स्क्वायर, इतना साल हो गया। उसके बाद ये हमारा 4x दिया है, यहाँ पे ये 2y दिया है, यहाँ पे 4 दिया, कोई भी सजाती नहीं दिख रहा, ना तो 4x 2y के सजाती है ना ही 4 के, मतलब इन तीनों में अब कोई भी पद सजाती नहीं है। तो जब कोई पद सजाती नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 4x, क्योंकि हम जब बताया था कि सजाती पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है, विजाती पदों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, उनको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4x प्लस 2y प्लस 4 इतना आ गया, इससे ऊपर हम इसको सरल नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इनमें सब में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन निकाल के ऐसे ही रख देंगे, और इससे ज्यादा इनको जोड़ और घटा नहीं सकते, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि सजाती पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन विजातीय पदों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता।
अब बात करते हैं गुणांक एवं गुणनखंड की। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक क्या है? किसी भी चर राशि की गुणा में जो दिया है वही उसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। अब बात करते हैं गुणांक एवं गुणनखंड की। तो गुणांक एवं गुणनखंड, तो इसमें गुणांक क्या होता है? गुणांक, मान लिया कोई भी राशि दी है, कोई भी राशि, तो उसकी गुणा में जो भी होगा, कोई भी राशि दी है उसकी गुणा में जो भी होगा वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक। जैसे यहां पे हम मान लें 2x, 2x मान लें। अब हम अगर पूछें कि x का गुणांक क्या है, अगर हम पूछें कि x का गुणांक क्या है, तब तो उसको हम 2 कहेंगे। समझो इस बात को। अगर हम पूछें x का गुणांक क्या है, तब तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। लेकिन अगर हम पूछ दें 2 का गुणांक क्या है, तब हमारा आंसर क्या आएगा? x आएगा। तब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? x आएगा। मतलब 2x जैसे है, हम इसमें जरूर कह नहीं सकते कि इसमें कौन गुणांक है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें क्या गुणांक है। गुणांक कब पता चलता है? जब हम किसी एक राशि को चूज कर लें और उसके बाद पूछें कि इसका गुणांक कौन है। जैसे हमने यहाँ पे पूछा 2 का गुणांक क्या है, तो 2 का गुणांक हमारा हो जाएगा x। लेकिन अगर पूछ दें x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक निकल के आएगा 2। इसी तरीके से अगर हमारे पास हो 2x² y, अगर हमारे पास हो 2x² y, तो अगर पूछे इसमें y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक तो निकल के आएगा 2x²। y का गुणांक क्या निकल के आएगा? 2x²। लेकिन अगर पूछ दे x² का गुणांक क्या है, तो क्या निकल के आएगा? 2y। जो बचा, जो बच गया, ठीक है, क्या निकल, अगर गुणा में है, ठीक है, तो अगर पूछ दे x² का गुणांक क्या है, तो हम क्या बताएंगे? 2y। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दे x का, वो 2 का गुणांक क्या है, तो नहीं क्या बताएंगे? x²y। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता, क्या लिखा था? 2x²y। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता xy का गुणांक क्या है, तो xy का गुणांक अगर यहां पे पूछता, तो हमारे पास क्या दिया है? ये 2x²y, 2x² दिया। पहले इसको तोड़कर लिखेंगे, 2x इंटू एक्स इंटू वाई, ये तो होगा x क्या हो जाएगा? x²y। तो अब पूछ रहा है xy का गुणांक, तो xy का गुणांक, xy का गुणांक पूछ रहा, तो क्या निकल के आएगा हमारा? 2x। ठीक है। गुणांक क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पद दिया हो और उस पद में किसी भी चर या अचर का गुणांक पूछे, किसी भी चर या अचर का गुणांक पूछे, तो उस चर या अचर को छोड़कर, उस चर या अचर को छोड़कर जो बचेगा वो उसका गुणांक होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, जैसे 2x+3, 2x+3 दिया हुआ है, 2x+3 दिया हुआ है और इसमें पूछ दे x का गुणांक। अगर इसमें पूछ दे x का गुणांक, तो यह मत करना कि 2+3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे अगर पूछ दे x का गुणांक, तो x का गुणांक यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, ना कि 3। ठीक है, कि मतलब गुणांक जो है सिर्फ जो गुणा वाले स्टेप होते हैं उन्हीं में निकलता है। गुणांक जो है गुणा वाले स्टेपों में से ही निकाला जाता है। यहाँ पे चाहे जितनी बड़ी इक्वेशन दी होती है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई व्यंजक दिया होता 3x² + 2x + 4, ऐसे दिया होता 3x² + 2x + 4, तो अगर इसमें पूछता कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक तो हमारा सिर्फ 2 ही है, ये याद रखना। x यहां भी है, लेकिन यहां पे x का गुणांक ये नहीं होगा। यहां पे जिस कंडीशन में पूछ रहा है, जिस कंडीशन के लिए ये पूछ रहा है, तो इसमें जो सिर्फ एक स्टेप है, जिस स्टेप में x होगा वही वाला स्टेप, उसी वाले स्टेप से हमें गुणांक निकालना होगा। ठीक है, जिस पद में x होगा उसी पद से गुणांक निकालना होगा। लेकिन अगर यहां पे पूछ देता x² का गुणांक, तब बताएंगे 3। अगर यहां पे पूछता x², अगर पूछता x² का गुणांक, तब 3 बताते। लेकिन जब सिंगल पद होता है, सिंगल पद 3x² yz कुछ भी दिया हो, सिंगल पद जब होगा, तब यहां पे अगर x y z में से किसी का भी गुणांक पूछ दे, जैसे x का गुणांक अगर पूछा या x² का गुणांक पूछा, तब क्या हो जाएगा? 3yz, 3yz।
लेकिन अगर यहाँ पे y का गुणांक पूछता तो 3x² होता, 3x², लेकिन अगर यहाँ पे z का गुणांक पूछता तो 3x² होता। ठीक है, अगर हमारी मतलब कोई भी अगर व्यंजक दिया है उसमें किसी पर्टिकुलर चर का गुणांक पूछ रहा है, किसी एक चर का, तो उसमें उसी चर का गुणांक निकाला जाएगा। जैसे अभी बताया कि जैसे 2x+3 दिया है या 2x² + 3x+2 दिया हो, तो इसमें पूछ दे x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक सिर्फ और सिर्फ 3 है। अगर x² का जब गुणांक पूछेगा तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो है हमारा 2 ये हमारा अचर पद हो जाएगा। ठीक है, गुणांक समझ में आ गया। सीधी सी बात यह समझ लो, जो गुणांक है वो सिर्फ और सिर्फ पद में देखा जाता है। गुणांक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पद में देखा, जैसे जिस पद की बात कर रहा है वो उसी पद में देखा जाएगा गुणांक। ठीक है, पूरे व्यंजक और पद अलग अलग है। अभी बताया था कि व्यंजक में पद कई हो सकते हैं, मतलब पदों को जोड़कर या घटाकर ही व्यंजक बनाया जाता है। जैसे 3x-2 दिया है, इसका मतलब एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसको घटाकर एक ये हमारा व्यंजक तैयार हुआ। ठीक है, तो अगर गुणांक पूछेगा तो किसी एक पद की बात हो रही है। जहां पे गुणांक पूछे इसका मतलब किसी एक पद की बात हो रही है, हमें पूरे व्यंजक को ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ एक पद की बात हो रही। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर एक चीज और, अगर हमारे पास 3x² + 2x² या ऐसे 3x + 2x + 4 ऐसे अगर दिया हो, अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हो, देखने में तो ये इसमें 3 पद हैं, दिखने में तो इसमें 3 पद हैं, लेकिन हम इसको जब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2x सजाती है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5x और आगे 4, मतलब कितना बन गया 5x + 4। अब ये इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने पद बचे, 2, सिर्फ और सिर्फ कितने पद बचे, 2। तब यहां पे x का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। मतलब अगर कोई भी पद सरल हो सकता है, अगर कोई भी व्यंजक का सरलीकरण हो सकता है, तो उसका सरलीकरण करने के बाद ही हम उसका गुणांक निकालेंगे। अगर कोई भी व्यंजक है, अगर उसका सरलीकरण संभव है तो उसका सरलीकरण करने के बाद ही हम उसका गुणांक निकाल सकते हैं, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास मान लिया क्वेश्चन हो 5x² + 3x + 2x² + 4x + 3। दिखने में तो ये बहुपदी व्यंजक है, दिखने में तो ये बहुपदी व्यंजक है, लेकिन हम एक बार इसमें नजर डाल लेंगे कि देखते हैं इसमें कोई सजातीय पद तो नहीं, क्योंकि सजातीय पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, विजातीय पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो सजातीय पद ये और ये x² यहां भी, x² यहां भी सजातीय पद हो गए, ये और ये दोनों सजातीय पद हैं। मतलब 5, मतलब हम इसको और इसको जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि ये और ये सजातीय पद हैं। तो 5x² + 2x², मतलब 5 + 2 कितना हो जाएगा 7x²। ठीक है, 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x + 3। अब ये हमारा निकल के आया। अब इसमें किसी का भी गुणांक पूछ दे, चाहे x का पूछ दे या x² का पूछ दे, x का पूछेगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x² का पूछेगा इसका भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड क्या है, गुणनखंड जो है किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं की गुणा के रूप में लिख देना ही गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं की गुणा के रूप में लिख देना ही गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लिया हमारे पास होता है एक संख्या होती 6, हमारे पास मान लिया कोई एक संख्या 6 होती, तो हम इसको क्या लिख सकते थे 2 × 3, मतलब ये जो हो गए ये 6 के गुणनखंड हो गए, ये जो है ये 6 के गुणनखंड है। ऐसे हमारे पास होता 8, तो हम इसको क्या लिख सकते थे 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये जो हो गए ये इस संख्या के गुणनखंड हो गए, मतलब 8 के गुणनखंड हो गए। अगर हमारे पास होता 3x²y, अगर हमारे पास होता 3x² y, तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3
इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अगर इसी तरीके से होता 4x², तो इसके हम गुणनखंड करते तो क्या होते 2 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास हो 3x + 6 ऐसे कोई संख्या हो, मतलब ऐसे कोई व्यंजक हो। ठीक है, मान लिया हमारे पास हो 3x + 6, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। लेकिन अभी ये गुणनखंड के रूप में नहीं है, हमने एक एक पद को गुणनखंड के रूप में तो तोड़ दिया, लेकिन पूरा व्यंजक गुणनखंड के रूप में नहीं है। अब हमें क्या करना, अगर इसके गुणनखंड करने को कह रहा है, इसका मतलब हमें इस व्यंजक को गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। हमने ये जो गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ पद हैं। ये जो लिखे हुए हैं, ये पदों को हमने गुणनखंड के रूप में तो तोड़ दिया, लेकिन अब हमें अगर इसको गुणनखंड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें पूरे व्यंजक को गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। और व्यंजक को गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है 3, दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन हो गया। ठीक है, बचा क्या, यहां पे बच गया x और यहां पे बचा 2। अब जो है ये 3 हो गया, बीच में गुणा है, क्योंकि जब कोई ब्रैकेट के बाहर जब कोई सिंबल नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, गुणा का सिंबल। तो ये 3 हो गया, बीच में गुणा लगा, और ब्रैकेट में x + 2, मतलब एक स्टेप ये हो गया हमारा 3 इंटू एक्स + 2, मतलब एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये मतलब एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या हमारी ये हो गई, और दो संख्याओं की गुणा के रूप में इसे लिख दिया गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड। अगर इसी तरीके से होता 4x² + 3x, सॉरी हाँ 4x² + 3x। मान लिया अगर हमारे कोई ये एक व्यंजक होता और कहता इसके गुणनखंड करो, तो हम क्या करते, देखते दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। संख्या में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो संख्या में तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा। संख्या में कॉमन का मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 3, इसका मतलब यह नहीं कि 3 निकाल लिया यहाँ पे 1 बच गया, ऐसे नहीं, गुणा के रूप में कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ x, ये x² का मतलब है कि यहाँ पे x गुणे x, ये x² का मतलब क्या है कि x गुणे x लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों में जब हम x कॉमन लेंगे तो x तो एक कॉमन निकल आया, मतलब x गुणे x था, यहां से एक x कॉमन निकल आया, अब भी 1 बच गया, और आगे 4 बचा था, 4 इंटू एक्स हो गया प्लस, और यहां बचा 3, तो इसके गुणनखंड ये हो गए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए गुणनखंड से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अब उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, तथा इन दोनों पॉइंटों को भी अब हम अगले वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।